जय हिंद ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग एयरफोर्स टेस्ट सीरीज का सेट 2 करेंगे। इसके पहले हम लोग सेट 1 कर लिए हैं और जो भी स्टूडेंट्स अभी ज्वाइन नहीं किए हैं वो ज्वाइन कर ले। और उसके लिए आपको मिनिमम फ़ी ले रहे हैं और मिनिमम फ़ी में आपको जो है कंप्लीट प्रैक्टिस सेट करवाएंगे, ताकि आने वाले आपके एयरफोर्स जो फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर एग्ज़ाम है उसमें इंग्लिश में 20 में 20 मतलब लाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और इसी आशा के साथ, इसी विश्वास के साथ आप कंटिन्यू अपनी स्टडी को बरकरार रखिए, कंटिन्यू अपनी स्टडी को करते रहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात कि आपके एग्ज़ाम है, बहुत स्टूडेंट्स जो हैं अपने IPL वगैरह में लग गए। ध्यान रखिएगा, जो लगे हुए हैं IPL या जो भी अलग इंटरटेनमेंट कर रहे हैं और जो एक कंटिन्यू पढ़ाई कर रहे हैं, तो रिजल्ट बताएगा कौन पढ़ाई किए हैं और कौन इंटरटेनमेंट किए हैं। तो आप यही कीजिएगा कि कंटिन्यू पढ़ाई कीजिए, थोड़ा बहुत इंटरटेनमेंट कीजिए, बट आपकी जो फोकस होती है वो पढ़ाई पे होनी चाहिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेट 2। और सेट 2 में सबसे पहले है आपका पैसेज। देखिए, पैसेज में आपका क्या कहता है इन मोस्ट वेस्टर्न कंट्रीज, कहता है कि बहुत वेस्टर्न कंट्री मतलब पश्चिमी देशों के बारे में बताया है कि इट इज रिक्वायर्ड, जरूरत होती है कि दैट एवरी यंग मैन, जो भी युवा व्यक्ति होता है, व्हेन इज एजुकेशन इज कंप्लीट, जब उसके पढ़ाई जो है कंप्लीट हो जाता है, शैल गिव 3, 4 और 5 ईयर्स टू मिलिट्री सर्विस। जब वहाँ के व्यक्ति वेस्टर्न कंट्री, बहुत सारे ऐसे आपके वेस्टर्न कंट्रीज है जहाँ के युवा लोग पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद कहता है कि अपने 3 साल 4 साल या 5 साल की कैरियर जो होता है वह मिलिट्री सर्विस में मतलब देते हैं, डिफेंस में देते हैं, ठीक है। इसके बाद कहता है कि ही गोज इनटू बैरक्स, ही रिजाइमेंटेड एंड ड्रिल्ड। कहता है कि वह बैरक मतलब जो छावनी जहाँ फोर्स की ट्रेनिंग होती है वहाँ जाते हैं और वहाँ पे क्या एक मतलब कि कलेक्टिंग मतलब एक जगह इकट्ठे होते हैं और ड्रिल परेड वगैरह जो है वो प्रॉपर ट्रेनिंग करते हैं, ठीक है। इसके बाद कहता है मेक्स ए यूनिट इन द स्टैंडिंग आर्मी एंड पास इट आउट यूजुअली। कहते हैं कि एक यूनिट बनता है और वह क्या करता है स्टैंडिंग आर्मी मतलब कि वह एक मतलब जैसे आर्मी जैसे आपकी फौज होती है उस तरह से ट्रेनिंग करके वह क्या करते हैं पासेज आउट, पास करते हैं यूजुअली व्हेन हिज टर्म इज इंडेड, जब उनके टर्म इंड कर जाते हैं, जब वह या तो 3 साल या 4 साल या 5 साल जब उनके टर्म इंड हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, तब कहता है कि एन एफिशिएंट सोल्जर, जो आपके मतलब काबिल सोल्जर होते हैं, टू रिमेन फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ रेडी एट एनी मोमेंट टू ज्वाइन इन द आर्म डिफेंस ऑफ हिज कंट्री। कहता है कि टू रिमेन फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, कहता है कि मतलब जो उनके मतलब 4 साल 5 साल 3 साल जो भी टाइम होता है वो खत्म होने के बाद वह एक रेडी हो जाते हैं, जैसे ट्रेनिंग या वो पूरे कंप्लीट करने के बाद वह रेडी रहते हैं कि कभी भी उस देश की आवश्यकता हो, या तो कभी वार लाइक सिचुएशन हो या कहीं पे हेल्प करना हो, मदद करना हो, ठीक है। जरूरी नहीं है कि फौज का काम सिर्फ वार करना है, फौज का काम, डिफेंस का काम है कि अपने देश को सुरक्षा प्रदान करना। हो सकता है आप आतंकियों से, हो सकता है विदेशियों से, या हो सकता है किसी आप क्या आपातकाल से, जैसे आपका कहीं पे बाढ़ आया, सुखाड़ आया, कहीं पे कुछ, तो किसी भी परिस्थिति में जो होता है डिफेंस तैयार होता है काम करने के लिए, ठीक है, देश के लिए। तो यही कहा कि वह जो है किसी भी समय अपने देश को ज्वाइन करके या उसी में आगे अपने सर्विस को कंटिन्यू करके अपने देश के लिए कुछ दे सकते हैं, ठीक है। देखिए, पैसेज थोड़ा अनसीन है और सीडीएस में आया हुआ है, इस पैसेज को ध्यान से समझिएगा और कॉमन सेंस से अपने आंसर को रिप्लाई कीजिएगा। ये अनसीन पैसेज ऐसे ही कहे जाते हैं जो आपको डायरेक्टली जो है आपको हूबहू ज्यों का त्यों जो है आपको आंसर आपके पैसेज में नहीं मिलेंगे, ठीक है। देखिए, यहाँ कहता है कि इन द पैसेज द ऑथर ओपिन्स दैट, ऑथर का क्या ओपिन्स है तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। सी ऑप्शन के पास आइए, कहता है मिलिट्री ट्रेनिंग इज एज इम्पोर्टेंट एज जनरल ट्रेनिंग। कहता है कि मिलिट्री जो आपकी फौज की ट्रेनिंग होती है उतना ही इम्पोर्टेंट होता है जो जनरल ट्रेनिंग, मतलब कि आप जैसे एजुकेशन का ट्रेनिंग ले रहे हैं या किसी भी तरह का ट्रेनिंग ले रहे हैं उतना ही इम्पोर्टेंट आपके मिलिट्री ट्रेनिंग होती है, जो आपको कभी भी काम आ सकता है।
ठीक है। नेक्स्ट है तो फर्स्ट का सी हो जाएगा। सेकेंड है मिलिट्री ट्रेनिंग इज एज इम्पोर्टेंट एज मेंटल ट्रेनिंग बिकॉज, मिलिट्री ट्रेनिंग इज एज इम्पोर्टेंट एज मेंटल ट्रेनिंग बिकॉज। सेकेंड ध्यान दीजिएगा, बी ऑप्शन पे आइए, इट इज गुड दैट एवरी स्कॉलर शुड आल्सो बी एन एफिशिएंट सोल्जर एंड द अवेलेबल फॉर द कंट्री डिफेंस। कहता है सही है कि इट इज गुड या बहुत अच्छा होता है, क्यों? क्योंकि सोल्जर जो भी स्कॉलर होते हैं, तेज तर्रार या बहादुर लोग होते हैं, कहता है कि शुड आल्सो बी एफिशिएंट सोल्जर, मतलब उन्हें निपुण सोल्जर होना चाहिए ताकि द अवेलेबल फॉर द कंट्री डिफेंस, ताकि देश की सुरक्षा में वह क्या हो, अवेलेबल हो। ठीक है, तो इस तरह से सेकंड का हो जाएगा आपका बी। थर्ड नंबर है आपका, कहता है कि एवरी यंग मैन हैज टू अंडरगो मिलिट्री ट्रेनिंग बिकॉज ही कैन क्या होगा, तो थर्ड का ये सी में ज्वाइन द आर्मी वेन एवर हिज कंट्री नीड्स टू बी डिफेंड इन वार, जो है मतलब कि जब भी उन्हें देश की जरूरत हो, मतलब वार या जो भी जरूरत पड़ती है तो ज्वाइन कर सके। पहले से ट्रेनिंग लिया हुआ है, वार अभी हो गया तो फट से क्या हो गए, ज्वाइन कर लेंगे। तो इस तरह से थर्ड का भी सी हो जाएगा। फोर्थ नंबर है आपका, इन ईस्टर्न कंट्री लाइक इंडिया मिलिट्री ट्रेनिंग ऑफ स्टूडेंट्स शुड बी मेड कंपलसरी। क्या कंपलसरी करना चाहिए, तो फोर में क्या करना चाहिए, तो फोर में आपका जो होगा, ध्यान दीजिए, टू मेक विथ सर्व द नेशन ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ वार एंड पीस। कहता है कि देखिए ऐसा किया जाना चाहिए या कर सकते हैं, क्या फायदा होगा कि कभी भी आपके देश को वार के समय या शांति के समय भी आवश्यकता पड़ने पर उसी बुलाई जा सकती है। तो इस तरह से आपके फोर का हो जाएगा बी। ठीक है, तो इस तरह से आपके पैसेज का आंसर हुआ फर्स्ट का सी, सेकंड का बी, थर्ड का सी, फोर का बी। मूव टू द क्वेश्चन नंबर आपका क्या है 5। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में इट इज आई हु इज रिस्पांसिबल। पहले ही आप देख रहे हैं कि इट इज यहाँ पे दिया हुआ है, पहले ही लिख रहा है, क्या लिख रहा है, ध्यान दीजिए, लिख रहा है कि इट इज आई हु इज रिस्पांसिबल, इट इज आई हु इज रिस्पांसिबल। ध्यान दीजिए, अब देखिए इट इज आई, आप पढ़े होंगे कि इट इज आई, आई क्या है आपका सब्जेक्टिव केस है, आपके ऑक्सिलरी वर्ब, दैट मींस आपके बी वर्ब के बाद सब्जेक्टिव केस आते हैं, यहाँ सही है। लेकिन हु क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। यू रिमेंबर योर रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन के पहले कोई सब्जेक्ट होता है जिसे एंटीसीडेंट कहते हैं, वह सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, यानी रिलेटिव प्रोनाउन के पहले एक सब्जेक्ट होगा और इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आगे वर्ब होगा। बोलिए आई इज लेता है कि एम लेता है, तो आई एम लेता है। तो याद रखिएगा रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो सब्जेक्ट होते हैं यानी एंटीसीडेंट होंगे, वह रिलेटिव प्रोनाउन के बाद उसके अकॉर्डिंग आते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब होते हैं इसी के अकॉर्डिंग आते हैं। तो आई एम होगा, इज नहीं होगा। देख लीजिए कितना नंबर आंसर होगा, 5 का हो जाएगा आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, रिमूव इज एंड ऐड एम। ठीक है, 6 नंबर है, ही इज गोइंग एवरी डे फॉर अ मॉर्निंग वॉक विथ हिज फ्रेंड्स। ही इज गोइंग एवरी डे, ध्यान दीजिए। अब देखिए आपको पता होगा, टेंस में पढ़ाए होंगे, टेंस में हमने पढ़ाया था कि आप रूटीन बतलाने के लिए, आप प्रेजेंट के रूटीन बतलाने के लिए, हैबिट बतलाने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट दैट मींस सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं, जिसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है। यानी प्रेजेंट का रूटीन या प्रेजेंट का जो हैबिट होता है उसको हम लोग कहाँ बतलाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और ये आप पता भी होगा कि ये कुछ एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं जो प्रेजेंट की हैबिट को शो करते हैं, जैसे डेली हुआ, एवरीडे हुआ। ठीक है, मान लीजिए वंस अ वीक, ट्वाइस अ मंथ, ये सब ग्रेजुअली हुआ, सेल्डम हुआ, ये सब जो भी एडवर्ब ऑफ टाइम है आपके प्रेजेंट की हैबिट को बतलाते हैं। और जब ये आएंगे तो प्रेजेंट की हैबिट के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट की हैबिट के लिए पास्ट इंडेफिनिट का यूज करना। यहाँ प्रेजेंट की हैबिट की बात हो रही है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज कीजिए। तो क्या होगा, ही इज गोइंग एवरीडे ना होकर आपको यूज करना पड़ेगा, इज गोइंग को रिमूव कीजिए और लिखना पड़ेगा आपको ही गोज। क्या हो गया, ही गोज। V5 आ गया, क्योंकि यह सिंगुलर है तो क्या होगा, सिंगुलर होगा। V1 आपका प्लूरल होता है, V5 आपका सिंगुलर होता है। तो इस तरह से आपके 6 का हो जाएगा ए, ही इज गोइंग एवरीडे गलत है, ही गोज एवरीडे हो जाएगा। ठीक है, 7 नंबर है, माई पेरेंट्स समटाइम्स कम टू अ स्कूल टू सी द प्रिंसिपल। माई पेरेंट्स
कह रहा है कि माई पेरेंट्स समटाइम कम टू स्कूल। ध्यान दीजिएगा, देखिए आपके 7 नंबर क्वेश्चन में आपको बताए थे, आर्टिकल्स का क्वेश्चन है, इसमें बताए थे कि कोई भी आपके प्लेस होते हैं वह आपके प्राइमरी यूज और सेकेंडरी यूज होता है। जैसे कि जिसके लिए बना है प्राइमरी यूज और उसको छोड़कर अदर यूज करते हैं तो सेकेंडरी यूज हुआ। तो प्राइमरी यूज में हमने बतलाया था कि प्राइमरी यूज में उसके साथ जो है आप नो आर्टिकल का यूज कीजिए। जैसे आई गो टू स्कूल, यदि प्राइमरी यूज हम करते हैं किसी प्लेस को प्राइमरी यूज तो नो आर्टिकल, लेकिन यही प्राइमरी यूज छोड़कर सेकेंडरी यूज करते हैं तो यहाँ पे आपको आर्टिकल द आएगा, यहाँ पे नो आर्टिकल। जैसे आई गो टू स्कूल, नो आर्टिकल, स्कूल के पहले कोई आर्टिकल नहीं। जैसे मान लीजिए आई गो टू क्या, मान लीजिए टेम्पल, आई गो टू टेम्पल फॉर वर्शिप, पूजा करने जाते हैं मंदिर के पहले या आपके टेम्पल के पहले, नो आर्टिकल। लेकिन यही चीज आप बोलिएगा कि मान लीजिए हमने बोला कि ही, मान लीजिए ही क्या हो गया, ही वाज सेंट टू जेल, तो जेल के पहले नो आर्टिकल। लेकिन यही हमने बोला आई गो टू द जेल टू मीट माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त से मिलने जाता हूँ, तो वहाँ द लगा दिए, क्योंकि मैं जेल किस लिए, आपको सजा काटने के लिए, सजा काटने नहीं, मिलने जा रहा हूँ। तो यहाँ भी आपकी बात हो रहा है कि पेरेंट्स जो है आपको पढ़ने थोड़े जा रहे हैं, मिलने जा रहे हैं, और इसलिए क्या हो जाएगा सेकेंडरी यूज, और सेकेंडरी यूज में स्कूल के पहले क्या लगेगा, द लगेगा। तो सही होगा माई पेरेंट्स समटाइम्स क्या होगा, कम टू द स्कूल, तो स्कूल के पहले आर्टिकल क्या लगाइए, द लगा दीजिए, स्कूल के पहले आर्टिकल द लगा दीजिए, सही हो जाएगा। तो आपके 7 का हो गया बी। 8 नंबर है आई प्रॉमिस टू स्टैंड यू इन योर डिफिकल्टी, आई प्रॉमिस टू, आपकी, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपकी परेशानी होगी यानी कठिनाई में आपके साथ रहूंगा, साथ होऊंगा। तो यहाँ पे यही है स्टैंड बाय का मतलब वही होता है, स्टैंड बाय का मतलब होता है साथ होना यानी उपस्थित होना, स्टैंड बाय का मतलब उपस्थित होना यानी साथ होना, यानी आपकी डिफिकल्टी टाइम में, समस्याओं में मैं आपके साथ रहूंगा। तो इस तरह से आपके जो आंसर होंगे आपके 8 का हो जाएगा बी। 9 नंबर है ब्रेड इज मेड फ्लोर, क्या होगा, ब्रेड इज मेड, 9 नंबर ब्रेड इज मेड क्या होगा, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे आपको ब्रेड इज मेड, देखिए ब्रेड जो है किससे बना है, ब्रेड किससे बना है, तो ब्रेड इज मेड फ्लोर, आटा से बनता है। देखिए ये इसका यहाँ पे आगे अस्तित्व खत्म हो गया, जब यहाँ पे खत्म हो गया तो क्या लगता है, फ्रॉम लगता है। जैसे यदि हम यही बोले कि फर्नीचर इज मेड फ्रॉम वुड, तो देखिए फ्रॉम नहीं होगा, क्या होगा, ऑफ। जब इससे बनेगा, जिससे बनता है उसका अस्तित्व बचा हो तो वहां पे ऑफ लगाइए, जब अस्तित्व दूसरे में बदल जाए तो वहां फ्रॉम लगाइए। फ्लोर से क्या ब्रेड बन गया, सीधे चेंज, लेकिन वुड से क्या फर्नीचर जो इसमें पूरा दिखता है, तो इसलिए यहाँ ऑफ लगेगा। तो ब्रेड इज मेड फ्रॉम फ्लोर। तो इस तरह से आपके जो आंसर होंगे वो हो जाएगा 9 का सी। 10 नंबर है ऑल्दो दे आर नॉट रिच दे ऑलवेज वियर क्लॉथ, यद्यपि वह क्या नॉट रिच, अमीर नहीं है, लेकिन क्या वह हमेशा, दे ऑलवेज वियर, वह हमेशा पहनता है, कपड़ा पहनता है, यानी अच्छा कपड़ा की बात हो रही होगी। देखिए रेस्पेक्टफुल मतलब किसी का आदर देना ही नहीं होगा, रेस्पेक्टिव मतलब किसी के रेस्पेक्ट में, उसके मतलब बोलते हैं ना कि रेस्पेक्टिव क्रमशः, तो वो नहीं होगा, रेस्पेक्टेड हो आदर नहीं होगा, यानी रेस्पेक्टेबल होगा सी ऑप्शन, यानी वियर रेस्पेक्टेबल क्लॉथ, यानी कि रेस्पेक्टेबल मतलब एक क्या मतलब शोभनीय, कह सकते हैं शोभनीय, इज्जतदार जो कहते हैं, इस तरह से रेस्पेक्टेबल हो जाएगा 10 का सी। 11 नंबर है आई यू टू कीप क्वाइट, बोलिए आई यू टू कीप क्वाइट, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या होगा, 11 का आई बेग ऑफ, बेग फ्रॉम, बेग और बेग फॉर। ध्यान दीजिए यहाँ पे जो यूज होंगे पर्सन से क्या कर रहा है कि आई बेग ऑफ यू, ठीक है, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ या कहता हूँ क्या, कीप क्वाइट, चुप होने के लिए। तो बेग ऑफ होता है, ध्यान रखिएगा, बेग ऑफ होता है, बेग फॉर भी होता है, भीख मांगना है जो भी या किसी तरह से, तो बेग ऑफ होगा जब किसी को चुप रहने, किसी व्यक्ति से बात करते हैं, ठीक है। तो 11 का हो जाएगा ए, 11 का अगेन क्या होगा, ए। 12 नंबर है साइनोनिम ऑफ वेस्टिज, ध्यान दीजिएगा वेस्टिज का मतलब निशान होता है, ब्लिक मतलब बेरंग, और एविडेंस मतलब सबूत या निशान, तो यही आंसर होगा।
12 का बी हो जाएगा। उसके बाद है इंट्रिकेट, इंट्रिकेट का मतलब जटिल और बल्क मतलब होता है अवरोध। तो इस तरह से 12 का हो जाएगा आपका बी। एंटोनिम ऑफ मालिश, ध्यान दीजिए आपको हमने एलिमिनेट करके बतलाया था कि एलिमिनेट करके आप ज्यादातर आंसर पा सकते हैं। जैसे मालिश, इसका एंटोनिम पूछ रहा है, देखिए ये एलिमिनेट से आ जाएगा। ये आपका क्या है, ग्रूज, ग्रूज का मतलब समझिएगा, आपको पता होगा एनवाय, एनवाय का मतलब पता होगा। उसके बाद जो है हेड, हेड का मतलब भी आपको पता होगा। और सिंपैथी, सिंपैथी। अब देखिए मान लीजिए सबका इसका मतलब नहीं पता, बोले थे ना कट जाएगा वो नहीं होगा। एनवाय गुस्सा, घृणा, गुस्सा घृणा ये कट गया। ग्रूज मतलब भी आपका गुस्सा घृणा, ये तीनों कट गया। ये तीनों एक जैसा है, कट गया नहीं, कौन होगा, ये होगा। सिंपैथी सहानुभूति हो जाएगा, सहानुभूति। और मालिश मतलब क्या, ये द्वेष है, सबका मतलब द्वेष घृणा हुआ, तो ये उल्टा है तो ये उल्टा होगा। तो इस क्या होगा, ये सहानुभूति का उल्टा द्वेष, तो इसका मतलब क्या होगा, द्वेष। तो इस तरह से आप एलिमिनेट करके भी आंसर को पा सकते हैं, ठीक है। तो 13 का हो जाएगा आपका डी। 40 नंबर है होल्ड वंस हॉर्स, होल्ड वंस हॉर्स का मतलब होता है वेट करना, बी पेशेंस, धैर्य, धैर्य रखना। इस तरह से 14 का हो जाएगा डी। आइडियम्स फ्रेज है, इसको रिमेंबर करना पड़ेगा, प्रैक्टिस से याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपके 14 का हो जाएगा, 14 का हो जाएगा आपका डी। इट इज हाई टाइम दैट वी डिड समथिंग अबाउट इट, इट इज हाई टाइम, माय डियर याद कीजिएगा, आपको हमने पहले ही बतलाया है कि इट इज टाइम हो, इट इज टाइम हो, इट इज टाइम हो या इट इज हाई टाइम हो, इट इज टाइम हो या इट इज हाई टाइम हो या इट इज अबाउट टाइम हो या इट इज अबाउट टाइम हो। इस तरह से कोई भी वर्ड आता है, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, तो इसके बाद जो आएंगे वह आपके पास्ट इंडेफिनिट टेंस आता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम के बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस आएगा। तो इस तरह से आपके जो होंगे, देखिए इट इज हाई टाइम दैट वी डिड समथिंग अबाउट इट, हम लोगों ने सब कुछ किया अबाउट इट, इसके बारे में। देखिए वी डिड, वी सब्जेक्ट, डिड वी टू, सही है, कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। 15 का डी, नो इंप्रूवमेंट। 16 नंबर है वन हु इज गिल्टी ऑफ अ क्राइम, जो आपके एक किसी क्राइम का गिल्टी हो, उसे क्या कहते हैं, उसे मेलिफैक्टर्स कहते हैं, अपराधी। मेलिफैक्टर्स मतलब होता है अपराधी, मेलिफैक्टर अपराधी या कहिए कुकर्मी। तो आपका 16 का ये होगा। मेलाडी, मेलाडी मतलब रोग होता है। मेलाफाइड, मेलाफाइड मतलब बदनीयत से नहीं होगा। मेलाड्रॉट मतलब होता है भद्दा। तो योर आंसर इज ए ऑफ क्वेश्चन नंबर 16। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 17। कहता है ही सेड टू मी वेयर इज द पोस्ट ऑफिस। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ही सेड टू मी वेयर इज द पोस्ट ऑफिस। ही सेड टू मी, ही सेड टू मी वेयर इज द पोस्ट ऑफिस, वेयर इज द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस, वेयर इज द पोस्ट ऑफिस, वेयर इज द पोस्ट ऑफिस। देखिए आपका क्या है, यहाँ पे WS से इंट्रोगेटिव है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होगा, पास्ट में आस्क्ड हो जाएगा। उसके बाद बात करें कंजंक्शन दैट मींस कॉमा इन्वर्टेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए क्या आएगा, WH, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए WH, जो भी रहेंगे वो सेम होंगे, डैट वगैरह नहीं। यदि आपके ऑक्सिलरी वर्ब से रहता तो क्या आता, इफ या वेदर, WS रहे WS सेम आएंगे, वेयर है वेयर आ जाएगा। उसके बाद याद रखना है रिपोर्टेड स्पीच में आपको इंट्रोगेटिव को किस में चेंज करना पड़ेगा, एसर्टिव सेंटेंस में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जो है आपके टेंस का चेंजिंग होगा, पर्सन का चेंजिंग होगा, ठीक है, अदर वर्ड वगैरह सबका चेंजिंग। अब देखिए क्या हो जाएगा, ही सेड टू का क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड, ही आस्क्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड करना, कॉमा के लिए क्या आ जाएगा, वेयर सेम आ जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट लिखिए, एडजेक्टिव सेंटेंस का मतलब क्या, पहले सब्जेक्ट तब ऑक्सिलरी वर्ब तब मेन वर्ब। तो सब्जेक्ट क्या है, द पोस्ट ऑफिस, वेयर द पोस्ट ऑफिस, वेयर द पोस्ट ऑफिस। और उसके बाद इज है ना, वेयर द पोस्ट, इज का क्या हो जाएगा, इज का वाज, फुल स्टॉप एडजेक्टिव बन जाता है। तो ही आस्क्ड मी वेयर द पोस्ट ऑफिस वाज,
तो इस तरह से आपके 17 का हो जाएगा ही आस्क्ड मी वेयर द पोस्ट ऑफिस वाज, 17 का सी। नेक्स्ट है 18 नंबर, फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। करेक्ट कौन लिखा हुआ है? अरेंजमेंट। अरेंजमेंट मतलब क्या? व्यवस्था करना। देखिए तो इसमें आपको पता होगा, देखिए लिख के देखिए, यदि आपको इस तरह से आते हैं तो उसको बाहर कहीं लिख लीजिए और लिख कर चेक कर लीजिए क्या होगा, अरेंजमेंट। लिख के देख लीजिए और इसको चेक कर लीजिए, जो लिखिएगा वो सही होगा। देख कर ऑप्शन आप क्या होगा, भ्रमित हो सकते हैं। तो ARRANGMENT अरेंजमेंट देख लीजिए। 18 का बी हो जाएगा अरेंजमेंट, व्यवस्था। 18 का बी, एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ ब्रीथ। ब्रीथ क्या है? वर्ब है, और इसका ब्रीथ BREATH, ब्रीथ क्या है आपका? वर्ब। और ब्रीदिंग क्या है? ब्रीदिंग हो गया आपका एडजेक्टिव, और ब्रीथ क्या हो गया? नाउन। तो इस तरह से आपकी जो है 19 का हो जाएगा बी, 19 का बी। ठीक है। 20 नंबर देखिए, व्हाई डू यू वेस्ट टाइम। वॉइस है 20 नंबर। देखिए 20 नंबर क्या है? वॉइस। 20, व्हाई डू यू वेस्ट टाइम। व्हाई डू यू वेस्ट टाइम। देखिए व्हाई डू यू वेस्ट टाइम, क्वेश्चन है आपका व्हाई डू यू वेस्ट टाइम। देखिए वॉइस में सबसे पहली बात कि B प्लस V3 आएगा। कोई भी वॉइस का मतलब है पैसिव का मतलब। B का मतलब होता है EJMR। बी का मतलब EJMR, वाज वर, वाज वर, वाज वर, बी बीइंग, बी बीइंग और बीइंग। ये 8 वाली है, इसमें से कोई एक, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें से कोई एक और V3 होना चाहिए पैसिव में। ठीक है। वॉइस में कभी आपका टेंस का चेंजिंग नहीं होता है, सेंटेंस का चेंजिंग नहीं होता है। ठीक है। पर्सन वगैरह किसी का चेंज होता है, नरेशन में होता है। तो ये आपको व्हाई लिखना पड़ेगा। व्हाई इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव रहेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, वॉइस में क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, पैसिव में EJMR आता है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है। तो ऑब्जेक्ट क्या है? टाइम। तो टाइम आएगा, टाइम के अकॉर्डिंग ऑक्सिलरी वर्ब इज आएगा, इज टाइम वेस्टेड। ठीक है। वाई इज टाइम, वाई इज टाइम वेस्टेड क्या हो जाएगा? बाय यू क्वेश्चन मार्क। वाई इज टाइम वेस्टेड बाय यू क्वेश्चन मार्क। वाई इज टाइम वेस्टेड बाय यू क्वेश्चन मार्क। 20 का हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। तो इस तरह से आज का सेट 2 कंप्लीट कर लिए, और आप उम्मीद करते हैं कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अच्छे होंगे, सही हुए होंगे। और इस तरह से आप जो क्वेश्चन गलत है उसको समझने का ट्राई कीजिए। फिर भी नहीं समझ में आता है तो कॉल करके या व्हाट्सएप करके समझ लीजिए। आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को लाभ मिले और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसमें ऐड हो, ताकि सबका क्या बेनिफिट हो। ठीक है। इधर उधर गलत जगह जाने से बचे, और इंग्लिश 100% मैं आपका कंप्लीट करूंगा। ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद।